हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है उस वीडियो का पार्ट 2, जो कि प्रीवियस पार्ट था मेरा पार्ट 1 ऑन पेपर 1। टुडे वील डिस्कस अबाउट एनटी नेट का पेपर 2 विच इज़ माय सब्जेक्ट कॉमर्स। तो मैं आज इसमें अपने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले एनटी नेट कॉमर्स। देखिए, सब्जेक्ट देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बट बिकॉज माई सब्जेक्ट इज़ कॉमर्स, तो मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताऊँगी। ट्रिप्स क्या, टिप्स हैं क्या, ट्रिक्स हैं क्या, स्ट्रैटजीज़ हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने क्या की थी स्पेसिफिकली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। बाकी क्या करते हैं आई डोंट नो, बट प्रेफर्ड एरिया क्या है वो भी बताऊंगी, जो लोग प्रेफर करते हैं, प्लस अपना खुद का आज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि जो कॉमर्स का पेपर होता है, पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या इफ़ एनीबडी इज़ न्यू टू द चैनल, तो अगर आपको पेपर 1 की स्ट्रैटेजी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर माय स्ट्रैटेजी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप पेपर 1 की स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। तो पेपर 2 के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पेपर 2 देखिए, सवाल होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर होते हैं 200, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, ठीक। अब ये कुछ यूनिट्स हैं: बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग इन ऑडिटिंग, business economics, business finance, business stats and research methods, business management and human resource management, HRM, banking and financial institutions, marketing management, legal aspects of business, income tax and corporate tax planning, ठीक। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट है क्या। देखिए, हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, बहुत मुश्किलों वाला सब्जेक्ट है। मुश्किल वाला सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए, कॉमर्स फील्ड में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। या तो आप कॉमर्स ले लें, या तो आप इकोनॉमिक्स ले लें, ठीक, या फिर आप ले लें मैनेजमेंट। 3 होते हैं। बट हमारा जो कॉमर्स है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी एंड इसमें आपको मैनेजमेंट भी मिलेगा, ठीक। तो हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो आपका दोनों के ऊपर कमांड हो जाता है। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं एंड थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे? प्रैक्टिकल में आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अकाउंटिंग एंड ऑडिट, अकाउंटिंग वाले से क्वेश्चंस आ जाता है आपका। प्रैक्टिकल वाले छोटे से जो क्वेश्चंस होते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालना है या नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऐसे करके टाइप के फॉर्मूला वाले, या रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, करंट रेशियो वाले क्वेश्चन, लिक्विड रेशियो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल में थोड़े से बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स होती है प्रोडक्शन फंक्शन वाली, ठीक है, टीपी एपी एमपी वाली, और एवीसी जो हम पढ़ते हैं, वो वाले थोड़े से क्वेश्चंस आ सकते हैं हल्के लेवल के, ठीक। और प्रैक्टिकल में बिजनेस फाइनेंस से, मैं जहाँ जहाँ स्टार बना रही हूँ समझ जाएगा, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से हल्का फुल्का सा आ जाता है, आप कर लेंगे, इतना ईजी आता है। बिजनेस फाइनेंस से भी हल्के फुल्के से आ जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, इक्विटी ये है, तो ईबीटी क्या होगा, या ऐसे करके कुछ आ जाता है। स्टैट्स एंड रिसर्च, इसमें देखिए, आप बिजनेस स्टैट्स आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। इसमें कुछ उतना प्रैक्टिकल वाला नहीं आता, बट इसके खुद के अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो स्टैट्स वाली चीज़ें होती हैं। वो हल्का सा चलिए इसे मान ही लेते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इसमें आ जाता है हल्का सा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मिलेगा यहाँ पे इनकम टैक्स में, वो भी हल्का वाला, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 10 यूनिट्स में 5 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें हल्के फुल्के से प्रैक्टिकल आते हैं। अभी डिस्कस करेंगे कि करके, पहले आ जाते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, सब्जेक्ट में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप कंसेप्ट पकड़ के चलें, और दूसरी चीज़ आप उसकी या तो फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। सबसे पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, इन यूनिट्स के अंदर अंदर वाले टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि सपोज बिजनेस इन्वायरमेंट एक आपका यूनिट है, उसके अंदर आपका सब टॉपिक्स होंगे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, माइक्रो मैक्रो वाले, वो सारी चीज़ें, जो भी पूरा कंटेंट है, सिलेबस से कन्फाइन होके ही पढ़ाई करिएगा। जो भी आपके सिलेबस में लिखा है
अगेन मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टिक टू इट। अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है माइक्रो एलिमेंट्स, तो सिर्फ माइक्रो एलिमेंट्स ही एग्ज़ाम में आएंगे और सिर्फ माइक्रो ही प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये अपने सिलेबस से बहुत कन्फाइन होकर पेपर बनाते हैं, ठीक। आपको भी अपने सिलेबस से कन्फाइन होकर ही पढ़ाई करनी है। जो भी आपके सिलेबस में होगा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, आपको अपना बेस और अपना जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है एज पर द सिलेबस ओनली, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, अगर आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 3-4 महीने हैं अभी, तो आप नोट मेकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपना सिलेबस से जो भी, सपोज आपने एक टॉपिक उठाया कि माइक्रो इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने माइक्रो इन्वायरमेंट वाले एलिमेंट्स लिख लिए, तो आप देखिए अपने हाथों से आपने लिखा है, तो जब आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और नोट्स मेकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के बस छाप रहे हैं फिर हज़ार पन्ने, नहीं। देखिए, नोट मेकिंग ये होता है कि आप जब पढ़ने बैठे ना तो वो आपको दोबारा से उठा के किताबें नहीं पढ़नी पड़े, आपको वही नोट्स लेके बैठे और आप उसे दोबारा से पूरा का पूरा रिवाइज कर लें। सपोज जैसे कि आपने नोट्स बनाए, वही सेम टॉपिक उठाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के माइक्रो फीचर्स वाले, आपने उठाए हुए हैं और आपने एक जगह से कहीं नोट कर लिया, ठीक है। फिर आपने कोई नई बुक खरीदी, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आपने उसे भी नोट कर लिया। तो अल्टीमेटली जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको वो 2 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको सिर्फ वो अपने हैंडी नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और जैसे ही आप उन्हें देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। तो ये फ़ायदा होता है नोट मेकिंग का। तो हो सके तो अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, अगर टाइम है तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। थर्ड पॉइंट इज माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूलेस, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छा खासा फॉर्मूले वाला एक सिस्टम आ गया। अकाउंट्स में अच्छे खासे फॉर्मूले होते हैं, रेशियो वाले एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिजनेस स्टैट्स में भी फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन वाला, स्पीयरमैन वाला, वो सारी चीज़ें उन्हें आपको याद करना है। बिजनेस फाइनेंस में कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला, हाँ, वॉल्टर का फॉर्मूला, डिविडेंड डिसीजंस वाले चैप्टर में फॉर्मूलेज है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले चैप्टर में फॉर्मूले हैं, तो उसे आप याद कर सकते हैं। हाँ, और कहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, इनकम टैक्स में डिडक्शंस, 80C to 80U बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होते हैं। कैपिटल गेन्स वाले डिडक्शंस 54B D, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले और ये याद करने वाली चीज़ें हैं ना, फॉर्मूलेज एंड इक्वेशंस और ये डिडक्शंस, इन्हें आप एक जगह पर रख लीजिए। सपोज जैसे कि आपने एक कॉपी बनाई, यहाँ पर आपने अकाउंट्स के फॉर्मूले लिखे, यहाँ पर आपने स्टैट्स के, बस एक साथ लेकर बैठिए और उन्हें डेली बेसिस पे या हर संडे या हर वीकेंड के बेसिस पे उन्हें जो है एक एक करके और याद करना शुरू करिए। जैसे कि आपने अकाउंट उठाया तो फर्स्ट 4 फॉर्मूलेज आप आज याद करेंगे, अगले 4 आप कल करेंगे, उसके बाद 4 आप परसों करेंगे। फिर आपने स्टैट्स उठाया, आपको स्टैट्स पसंद नहीं है तो एक दिन में 2 फॉर्मूले करिए याद, बस 2 करा ऐसे करते करते बस याद एक बार हो गए, तो उसके बाद डेली बेसिस पे या हर वीकेंड के बेसिस पे आप उसे सिर्फ रिवाइज करिए, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपसे फॉर्मूले इसमें भी पूछे जा सकते हैं, इसमें भी पूछे जा सकते हैं, एंड इनकम टैक्स में भी आपसे फॉर्मूलेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिडक्शंस बताइए, 80C to 80U, 80TTA कौन सा डिडक्शन है ना, 80RRB कौन सा डिडक्शन है, तो याद होना चाहिए, ठीक। और कैपिटल गेन्स के जो डिडक्शंस होते हैं 54 वाले, वो भी पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए। ओके, सैलरी में HRA का कौन सा आपको सेक्शन है, ठीक। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, ऐसे करके जो सेक्शंस होते हैं, कई बार असेसमेंट ईयर का कौन सा सेक्शन है, प्रीवियस ईयर का कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शंस को भी अगर कहीं नोट कर लेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, उतनी कोई बड़ी डील नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा तो ये हो गया, फॉर्मूलेज इस तरीके से याद होंगे, ठीक। फ्लो चार्ट्स, देखिए हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स हर चीज़ में होते हैं, ठीक। अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं, ऑर्गेनाइजिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो फ्लो चार्ट बना कर पढ़ा करिए। जैसे कि सपोज़ आप प्लानिंग पढ़ रहे हैं, प्लानिंग आपने पढ़ लिया तो एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया, यहाँ पर लाइन से आपने उसकी मेरिट्स लिख दिए, फिर आपने नीचे बनाया, यहाँ आपने लाइन से उसके डीमेरिट्स लिख दिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो ये आपका नोट्स बन गया। जब आप पढ़ने बैठेंगे बस इसे देखेंगे और अपने मेरिट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे डीमेरिट्स पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग के अंदर क्या था, कोई ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने की, ठीक। तो फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स बना के पढ़िए। माइंड मैप्स क्या होते हैं, वो भी एक तरीके का पूरा चैप्टर होता है
जिसे आप सिर्फ फ्लो चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक, जैसे कि आपने बनाया कुछ, आपने यहाँ पर लिखा मैनेजमेंट, फिर एक एरो गया मैनेजमेंट का पहला प्लानिंग, फिर नीचे एरो आया, यहाँ पर आपने फंक्शंस लिख दिए, यहाँ मेरिट्स लिख दिए। दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, मेरिट्स आपने लिख दिए, डीमेरिट्स लिख दिए, नीचे टाइप्स लिख दिए, लाइन होता है, लाइन स्टाफ होता है, मैट्रिक्स होता है, ऐसे करके। ठीक, देन डायरेक्टिंग, देन स्टाफिंग, ऐसे करके आपका पूरा जो चैप्टर है मैनेजमेंट वाला वो एक पेज में ही आ गया। किस फॉर्म में आया? माइंड मैप्स के फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। तो ये एक तरीका होता है बहुत ही स्टिकी वाला जिसे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक्स, देखिए ये तो कंसेप्ट क्लैरिटी की बात हो गई कि कैसे हम कंसेप्ट को अपना क्लियर करें, टॉपिक वाइज करना है और प्रिपरेशन ऑफ नोट्स करनी है। तीसरा, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक सबसे, किसी भी एग्ज़ाम की देखिए अगर जान होती है, किसी एग्ज़ाम में की जो शान होती है वो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस सेट, मॉक पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें स्किप करने के बारे में गलती से भी सोच मत लीजिएगा। ईच यूनिट मॉक टेस्ट मस्ट, आपको हर एक यूनिट का मॉक लगाना ज़रूरी है, इसके बिना पेपर देने मत जाइएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज मैनी अ टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट, प्लस यू कैन लर्न न्यू थिंग्स वाया प्रैक्टिस इट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली पूरी, अब जब बैठे मॉक लगाने तो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, हमें लग रहा है अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ऑटोमेटिकली आपको नए क्वेश्चंस मिल गए, आपको वो याद हो गए, एंड देन आप जब पेपर देने गए बाय चांस अगर वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो लकी हो जाएंगे, है ना। तो आपको कई सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर से सीखने को मिल जाती हैं, मॉडल पेपर से सीखने को मिल जाती हैं जो आपके बुक्स में नहीं होगी या आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए और बहुत बेनिफिट होता है। बेनिफिट को तो मैं डिफ़ाइन ही नहीं कर सकती कि कितना फ़ायदा होगा आपको। मैं अपना आपको खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर, भाई मुझे लगता था कि अरे प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर को एक जब आप लगाओगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि उसे बैठ के लगाओ। ठीक है, उसको एनालिसिस करना कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एनालिसिस नहीं करनी, आपको बैठ के सिर्फ लगाना है और बहुत फ़ायदा होता है। मैंने भी जब लगाया था तो मुझे भी बहुत लगा था कि हाँ यार सही चीज़ है। मुझे अगर लगा होता कि नहीं नहीं तो मैं आपको बताती ही नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है, इट्स अबाउट यूपीएससी, इट्स अबाउट एसएससी, बैंक, पीओ। आपको सबके प्रीवियस ईयर जो मार्केट में बिकते हैं वो इस वजह से ही बिकते हैं क्योंकि होते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका सिलेबस ये, क्वेश्चंस इसी में से घूमते रहते हैं, साल में 2 बार पेपर होता है, वो नए नए क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और मैंने ही कई बार देखा है, जब मैं प्रीवियस ईयर लगा रही थी तो कई बारी की क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गए थे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करिएगा। मार्केट में आपको हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी जो कि प्रीवियस ईयर देती हैं। ठीक, पुराने सालों के 10-10, 20-20 साल के पेपर होंगे। ठीक है, प्लस मॉडल पेपर भी देती हैं कि आपको प्रैक्टिस करने को मिले, उसमें आंसर्स भी उसमें छुपे होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इतना अच्छे से जब पढ़ेंगे, प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए और साथ के साथ आपने मॉडल पेपर भी लगा लिए तो फिर कमाल है। आपको फिर आपका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, बिजनेस को कौन कौन से बाहर के एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला बिजनेस जो हमारा इंडिया करता है। ठीक, जीडीआर क्या है, एसडीआर क्या है, प्लस इंटरनेशनल बॉडीज़ जो है जैसे कि आईएमएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हमारे टाइम पे ये सब्जेक्ट अलग था बट अब ये इसमें कंबाइन हो चुका है। ठीक, तो ये एक टॉपिक है आपका जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अकाउंटिंग वही आपकी शुरू से कंसेप्ट वाली मैचिंग प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ से लेके पूरा का पूरा आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, वहाँ तक पूरा होता है। अमालगमेशन, मर्जर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑडिटिंग में ऑडिटिंग क्या होती है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होती है, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, शायद सप्लाई नहीं होता, डिमांड होता है।
डिमांड होता है, इसके साथ आपका प्रोडक्शन होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये होता है। बिजनेस फाइनेंस में आपका बिजनेस और फाइनेंस की इसको मैं इजी, ये वाले तो इजी होते हैं, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट मान लीजिए, होता उतना इजी नहीं है ना उतना टफ होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। होता क्या है इसमें, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला, डिविडेंड डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक। बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च में आपका रिसर्च वाला पूरा जो आपको पेपर 1 में होता है वो पूरा होता है, प्लस बिजनेस स्टैट्स। स्टैट्स वो वाली जो आपने पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, जो कि आपने पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड होता है, डिस्पर्शन होता है, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कार्ल पियर्सन वाला, रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये चीज़ें होती हैं, ठीक। इसके अलावा आपकी रिसर्च वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस क्या है, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे टेस्ट होता है हाइपोथेसिस का, ठीक, टाइप्स ऑफ टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक, वो सारी चीज़ें होती हैं। 6 वाले में आपका बिजनेस मैनेजमेंट में वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। HRM में ह्यूमन रिसोर्स का पूरा प्लानिंग, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, अप्रेजल हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो वाली चीज़, ठीक। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंकिंग, आपके बैंक्स कब कब स्टैब्लिश हुए, कौन कौन से बैंक है, नेशनलाइजेशन कैसे कैसे हुआ बैंक्स का, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला आपका, ये वाला आपका और ये वाला जो है ये आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। देन कम्स लीगल मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए वही मार्केटिंग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, मार्केट प्राइस मिक्स क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केटिंग क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट के डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, जो चीज़ें आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही चीज़ें होती हैं, ये भी थ्योरेटिकल है। देन कम्स लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें लॉ है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ। इसमें क्या आपने पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था 1930, ठीक। आपने इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा होगा 1881, ठीक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपने पढ़ा होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट होता है, और क्या होता है, बेलमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हाँ बेलर होता है, बेली होता है, प्लेजर, प्लेजी, लेसर, लेसी, वो वाली चीज़, और आपका कंपटीशन एक्ट, ठीक। और कौन सा एक्ट होता है, IP एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला चीज़ें होती हैं, और IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें लॉ वाली चीज़ें होती हैं, जितनी रूल्स वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो ये भी थ्योरेटिकल होता है, इट इज़ सिंपल, ठीक है, उतना टफ नहीं, आप अगर सिलेबस से कन्फाइन है तो कर लेंगे। देन लास्ट वन इज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें इनकम टैक्स की चीज़ें होती हैं कि एक्स चीज़ है उसका आप वो बताइए, सेक्शन बताइए, ठीक। या फिर हल्की सी कोई चीज़ दे देंगे कि इसका HRA कैसे निकलता है, HRA का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या था आपका 10% माइनस सैलरी, एक्चुअल HRA पेड, है ना, सॉरी HRA रिसीव्ड, और उसमें फिर 50% या 40%, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो 50%, नहीं है तो 40%, वो वाली चीज़ इसमें करते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 2 में। अब देखिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है ये आपका ऑडिटिंग वाला थ्योरेटिकल हो गया, और हाँ बस। तो देखिए थ्योरेटिकल वाले को आप अच्छे से पढ़ लें, इसके लिए आप बुक्स भी ले सकते हैं। मैंने बुक्स ली थी बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए LM प्रसाद ली थी मैंने, इकोनॉमिक्स के लिए ली थी ML सेठ, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते तो मार्केट में भी कुछ बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक आएगी पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स की, मोटी सॉरी कॉमर्स की पूरी मोटी सी इतनी बुक होती है, आप वो भी ले सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिकों से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताती हूँ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट, उसका नाम है एवर स्टडी क्लासेस। ये जो एवर स्टडी क्लासेस है गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा। इनके पास आप स्टडी मटेरियल ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, प्लस नहीं ख़रीदना चाहते तो वहाँ पर फ्री वाला भी होता है, आप इनका कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इनका जो सिलेबस है बिल्कुल कन्फाइन रहता है आपके सिलेबस के हिसाब से, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ मॉक्स भी होते हैं ये जो अवेलेबल कराते हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये आप एक चीज़ है जो कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, ऑनलाइन ये आपकी मदद करेगी। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़, आप तो ये ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बताती हूँ, आपको सर्च करना होगा मॉक्स किस चीज़ के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सपोज जैसे कि आपको चाहिए बिजनेस फाइनेंस के कुछ MCQs, तो आप गूगल पे क्या लिखिए, MCQs ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक। तो आपको कई सारी वेबसाइट्स आपको पूरी पूरी शीट्स दे देंगी MCQs की, तो वो लगाइए बैठ के। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं, आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ और थोड़ा सा लगा लिया जाए, तो इस तरीके से करिए। क्योंकि ऑनलाइन बेसिस पे देखिए, ऑनलाइन इज़ एन इंटरनेशनल थिंग, तो हर एक चीज़ उस पर अपलोड होती है। तो आप उसके थ्रू अगर करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। और एक और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बुक्स, ठीक। बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बुक्स आप कर सकते हैं, अरिहंत की बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई बुक आप कर सकते हैं जो कि आपको ठीक लगे। हाँ, ट्रूमैन की भी एक बुक आती है पेपर 2 के लिए, ट्रू मैन, TRUEMAN। तो ये पेपर 2 के लिए बुक आती है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। मॉक्स ख़रीद भी सकते हैं। नेट पे मॉक आपको लगाने हैं तो नेट पे भी आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पर जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट एवर स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आप जा सकते हैं। सो बस ये है आपका पूरा का पूरा पेपर 2 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके बाद मॉक्स लगाई, और कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही सेम चीज़, सिलेबस अपना पूरा ख़त्म कर, लेकिन सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देख देख के चीज़ें ख़त्म करिएगा, अपने हिसाब से मत करने लगेगा प्लीज़। और जो सिलेबस में नहीं है वो बिल्कुल मत पढ़िएगा, अदरवाइज़ यू विल वेस्ट योर ओन टाइम, ठीक। ये सब चीज़ें आप करेंगे। सपोज़ इसमें से कोई चीज़ आपको जैसे कि नहीं आती, सपोज़ आपको अकाउंटिंग नहीं आती, तो आप अकाउंटिंग को स्किप करने का मत सोचिएगा, ठीक। कोई सपोज़ कोई प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है, तो उसे छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा। आप एक क्या करिएगा, उसका थ्योरी कर लीजिएगा, ठीक। बाई चांस अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाता है तो आप गेस वर्क से कर सकते हैं, ठीक। गेस वर्क इतना तो चलता ही है ना। इसका भी आप थ्योरी पूरा करेंगे अच्छे से, इसका थ्योरी करेंगे, इसका भी थ्योरी करेंगे, कम ही प्रैक्टिकल आता है। इसमें से आप रिसर्च वाला पूरा थ्योरेटिकल करेंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है। इनकम टैक्स भी थ्योरेटिकल है कुछ कुछ, है ना, कि सैलरी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं थ्योरेटिकल वाली। तो आपका एटलीस्ट 60 से 70% तो आपका बाकी यूनिट्स बना देंगे। बाकी जो बचा 30%, जो कि आपका प्रैक्टिकल वाला है, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई, और हल्का सा इनकम टैक्स। तो जो 3 चीज़ें बची आपकी, अगर आपको टफ लगती है, प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है, तो आप क्या करिए, थ्योरेटिकल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे कि बाई चांस अगर थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे तो कर ही लेंगे, बिल्कुल स्किप करने का मत सोचिएगा, ठीक। थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल में अगर बाई चांस आ भी जाता है तो आप, ऐसा तो होगा नहीं आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, है ना। तो मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बता रही हूँ जो मैंने किया था, ठीक। तो आप उतना करके गेस वर्क से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। 200 नंबर का होता है, एटलीस्ट आप आराम से लेके आ सकते हैं इसमें 120 से 30 तक, ठीक है। और JRF भी मिल जाएगा फिर। पेपर 1 वाली स्ट्रैटेजी फॉलो अगर करेंगे मेरी, और फिर ये पेपर 2 वाली करेंगे तो हो जाएगा आपका, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। बाकी लेकिन अगर आपका ये वीक है, ठीक, तो बाकी को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर प्रैक्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग है, थ्योरेटिकल वीक है, तो स्ट्रॉन्ग को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन वीक को भी स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन वीक को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग को वीक मत कर लेना, ठीक है। अपने अकाउंट्स, बाकी थ्योरेटिकल वाले को अच्छा करने के चक्कर में अपने अकाउंट्स को वीक मत करना प्लीज़, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलिए, किसी को भी छोड़ना नहीं है कि अरे मुझे स्टैट्स नहीं आता मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने स्टैट्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपने रिसर्च पेपर 1 के लिए पढ़ा है, तो आपको हल्का फुल्का आता है। कष्ट होगा पढ़ने में, दिक्कत होगी, मन नहीं करेगा, रोना आएगा, बट स्टिल यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू क्रैक दैट एग्जाम। तो आप इतना तो सहेंगे ही ना, क्योंकि नेट दे रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, नेशनल लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, तो इतना आपको कष्ट सहना पड़ेगा, ठीक। So this was all about paper 2 and it was my strategy of cracking this exam. If you have any query, if you have any doubt, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, या कोई और तकनीक आप जानना चाहते हैं, कोई तरीका जानना चाहते हैं,
टाइम टेबल जानना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे वीडियो लेकर आनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे एक बार ग्रुप उसमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और मुझे अगर ऐसा लगा तो श्योरली आई विल कम अप विद मोर वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, वरना अभी तक तो 2 ही वीडियो है, एक है पेपर 1 के लिए एंड दिस इज़ फॉर पेपर 2। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, मुसीबत नहीं हुई होगी। सो स्टे विद द चैनल गाइस, और कोई भी चीज़ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।